नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम निवेश की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प विचारक फिलिप फिशर के सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ख़ास तौर पर उनकी जो बहुत मशहूर किताब है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। बिल्कुल। तो निवेश में जैसे बेंजामिन ग्राइम का नाम आता है वैल्यू के लिए, जी। कि कंपनी की आज की कीमत देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखो, लेकिन फिशर वो एकदम अलग सोचते थे, है ना? हाँ, उनका फोकस वैल्यू से ज्यादा विजन पर था। मतलब कंपनी के भविष्य की क्षमता क्या है, क्या उसमें असाधारण ग्रोथ की गुंजाइश है। सही। तो ये चर्चा सिर्फ नंबर्स, प्रॉफिट लॉस की नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कंपनी की कहानी, उसकी सोच, उसके मैनेजमेंट, मतलब उसकी आत्मा को समझने की कोशिश होगी। और हमारा स्रोत, जैसा हमने कहा, फिलिप फिशर की अपनी किताब है। हाँ, और कोशिश ये रहेगी कि हम सिर्फ सिद्धांतों को दोहराए नहीं, बल्कि उनकी गहराई समझे। जी, कि कैसे निवेशक वाकई इन आइडियाज से असाधारण मुनाफा कमा सकते हैं। क्यों फिशर मानते थे कि कुछ अच्छी कंपनियों को ढूंढना और उनमें टिके रहना ज्यादा बेहतर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। फिशर का एक तरीका बहुत अनोखा माना जाता है, स्कटलबट। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ये आखिर है क्या? और ये जो हम आमतौर पे एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं या मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशन सुनते हैं, उससे कैसे अलग है? देखिए, स्कटलबट फिशर के निवेश दर्शन का एक बहुत ही जमीनी पहलू है। ओके। इसका सीधा सा मतलब है, कंपनी के बारे में जानना है तो सिर्फ मैनेजमेंट की बातों या छपी हुई रिपोर्ट्स पर मत टिके रहो। अच्छा, तो फिर? बाहर निकलो, फील्ड में जाओ, बात करो, सुनो उन लोगों से जिनका कंपनी से सीधा वास्ता है। मतलब सिर्फ डेस्क रिसर्च नहीं, फील्ड वर्क। एग्जैक्टली। फिशर मानते थे कि कंपनी की असली सेहत, उसका कल्चर जानना है तो उसके कर्मचारियों से बात करो। से बड़े अफसरों से नहीं, अलग अलग लेवल के लोगों से। उनके ग्राहकों से पूछो, भाई प्रोडक्ट कैसा लगता है, दोबारा खरीदोगे? अच्छा। सप्लायर्स से पता करो कि कंपनी के साथ डील करना कैसा है, पेमेंट टाइम पे मिलती है या नहीं। यहाँ तक कि मैंने सुना है वो प्रतिस्पर्धियों से भी बात करने को कहते थे। हाँ, ये दिलचस्प है ना। प्रतिस्पर्धी शायद अच्छी बातें ना बताएं, लेकिन वो कंपनी की कमजोरियां बता सकते हैं। ओके। बाजार में उसकी क्या साख है ये बता सकते हैं, या मैनेजमेंट जो बातें छुपा रहा है शायद उसका अंदाजा दे दे। और पूर्व कर्मचारी? उनसे भी वो अंदर का माहौल, मैनेजमेंट का स्टाइल, कोई छुपी हुई प्रॉब्लम, ऐसी चीजें बता सकते जो कहीं और से पता नहीं चलेंगी। तो मतलब फाइनेंशियल आंकड़े बताते हैं कि क्या हुआ, हाँ, और स्कटलबट बताता है कि क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये भविष्य की क्वालिटी का अंदाजा है। ओके। ये बैलेंस शीट में नहीं दिखता। ये बात तो समझ में आई। एक 360 डिग्री व्यू मिलता है। लेकिन एक सवाल है। पूछिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये आज के जमाने में खासकर एक आम रिटेल निवेशक के लिए प्रैक्टिकल है? क्या हम और आप किसी बड़ी कंपनी के कर्मचारी, ग्राहक या कॉम्पिटिटर तक पहुंच सकते हैं? ये कहीं सिर्फ बड़े फंड मैनेजर्स के लिए तो नहीं? देखिए, सवाल बिल्कुल जायज है, और ये सच है कि फिशर जिस लेवल पे स्कटलबट करते थे वो शायद हम सबके लिए मुमकिन न हो। हाँ, वो तो शायद सीधे सीईओ से मिल लेते होंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जरूरी है स्कटलबट की भावना को समझना, उसकी स्पिरिट को अपनाना। अच्छा, मतलब हम उसे अपने लेवल पर कर सकते हैं? कैसे? हाँ, बिल्कुल। आज टेक्नोलॉजी ने रास्ते खोल दिए हैं। आप खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करके ग्राहक बन सकते हैं। हाँ, ये तो कर सकते हैं। ऑनलाइन रिव्यूज हैं, ग्लासडोर जैसी साइट्स पर कर्मचारियों के रिव्यूज, अमेज़न वगैरह पर कस्टमर रिव्यूज। ओके। सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कंपनी के बारे में क्या बात हो रही है, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो स्टोर या ऑफिस जाकर माहौल देख सकते हैं, अपने जानकारों में, नेटवर्क में पूछ सकते हैं अगर कोई उस इंडस्ट्री से जुड़ा है। तो मुद्दा यह है कि सिर्फ मैनेजमेंट की कहानी पर यकीन ना करें। एग्जैक्टली। जानकारी के अलग अलग सोर्स इस्तेमाल करें, तस्वीर पूरी करने की कोशिश करें। ये एक तरह से स्कटलबट का ही मॉडर्न रूह है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि भले ही हम फिशर जितनी फील्ड रिसर्च ना कर पाएं, पर वो सोच अपना सकते हैं। हाँ, कि कंपनी को सिर्फ आंकड़ों से नहीं, जमीनी हकीकत से, लोगों के अनुभव से भी परखना है। बिल्कुल। ये सोच का ही फर्क है, एक सतही निवेशक से एक गहरे रिसर्चर बनने का सफर, और यही समझ आपको आत्मविश्वास देती है। सही कहा। तो स्कटलबट से हमें सही कंपनी पहचानने में मदद मिली। ये लेकिन फिशर कहते थे कि सिर्फ अच्छी कंपनी काफी नहीं, उसे चलाने वाले लोग भी अच्छे होने चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यही उनका दूसरा सिद्धांत आता है,
सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, लोगों में निवेश करो। उनकी वो बात, बैड मैनेजमेंट किल्स गुड प्रोडक्ट्स, ये आप कह सकते हैं फिशर के फलसफे का शायद सबसे अहम हिस्सा है। ओके। वो मानते थे कि कंपनी की असली ताकत उसकी बिल्डिंग या मशीनें नहीं, बल्कि उसका मैनेजमेंट और उसके लोग हैं। एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है अगर मैनेजमेंट ठीक ना हो, अदूरदर्शी हो या ईमानदार ना हो। और एक साधारण प्रोडक्ट भी अच्छा मैनेजमेंट चला सकता है। बिल्कुल, एक काबिल मैनेजमेंट उसे नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो मैनेजमेंट इतना जरूरी क्यों है, अच्छी टेक्नोलॉजी अच्छे प्रोडक्ट से भी ज्यादा? क्योंकि मैनेजमेंट ही है जो कंपनी को दिशा देता है, सारे पहियों को सही तरफ घुमाता है। एक अच्छा मैनेजमेंट क्या करता है? बताइए। पहला, वो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तय करता है, भविष्य के ट्रेंड्स को समझता है, कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए सही रास्ते पर रखता है। दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, कैपिटल एलोकेशन, यानी मुनाफे को कहाँ दोबारा इन्वेस्ट करना है। अच्छा। क्या वो नए अवसरों में पैसा लगा रहे हैं, रिसर्च में लगा रहे हैं, या बस पुरानी चीजों में ही अटके? ये फैसले ग्रोथ तय करते हैं। और तीसरा, वो इनोवेशन का कल्चर बनाते हैं, कर्मचारियों को नए आइडियाज लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और चौथा, ईमानदारी और पारदर्शिता। ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, शेयर होल्डर्स के प्रति, ग्राहकों के प्रति जवाबदेही, झूठे वादे नहीं, मुश्किल में भी सच बोलना। फिशर का तो ये भी मानना था कि अगर मैनेजमेंट ऐसा हो तो कंपनी 10 गुना, मतलब 10x या उससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। हाँ, उनका ये मानना था। ये कैसे होता है? सिर्फ अच्छे फैसलों से? ये सिर्फ फैसलों से बढ़कर है। ये उस माहौल, उस विजन का नतीजा है जो टॉप मैनेजमेंट बनाता है। अच्छा। जब मैनेजमेंट दूरदर्शी होता है तो वो सिर्फ अगले क्वार्टर के रिजल्ट के लिए काम नहीं करता, वो R&D में लगातार निवेश करता है, भले ही फायदा सालों बाद मिले। वो एक मजबूत सेल्स टीम बनाता है, कर्मचारियों का ध्यान रखता है ताकि टैलेंट बना रहे, वो मुश्किल फैसले लेता है। ये सब मिलकर एक कंपाउंडिंग इफेक्ट बनाते हैं, जिससे कंपनी लगातार बेहतर होती जाती है। हाँ, और अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलती है। यही इंजन है जो 10x ग्रोथ को मुमकिन बनाता है। औसत मैनेजमेंट ये नहीं कर पाता। लेकिन फिर वही सवाल, एक बाहरी निवेशक मैनेजमेंट की ये क्वालिटी कैसे पहचानेगा? सीईओ से तो मिल नहीं सकते। सही बात है। फिशर कैसे पता लगाते थे कि मैनेजमेंट ईमानदार और दूरदर्शी है? क्या वो सिर्फ बातों पर यकीन करते थे? नहीं, सिर्फ बातों पे नहीं, वो ठोस संकेत ढूंढते थे। और यहीं फिर से स्कूटलबर्ट काम आता था। अच्छा, कैसे? वो देखते थे कि मैनेजमेंट की कथनी और करनी में कितना फर्क है। पिछले सालों में जो कहा, क्या वो किया? ओके। क्या मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म सोचता है या शॉर्ट टर्म फायदे के लिए कंपनी की सेहत दांव पर लगा रहा है? R&D पर कितना खर्च हो रहा है? क्या मैनेजमेंट अपनी गलतियां मानता है या हमेशा दूसरों पे ठीकरा फोड़ता है? ये तो जरूरी है। कर्मचारियों के साथ रिश्ते कैसे हैं, लेबर टर्नओवर रेट क्या है, मैनेजमेंट की खुद की हिस्सेदारी कितनी है कंपनी में, यानी अपना पैसा भी लगा है या नहीं? हाँ, और भविष्य के लिए लीडर्स तैयार करने की कोई योजना है या नहीं, सक्सेशन प्लानिंग। बाप रे, ये तो काफी गहरी जांच पड़ताल है। हाँ, ये आसान नहीं है, लेकिन फिशर मानते थे कि इस मेहनत का फल मिलता है, असाधारण फल। ठीक है, तो पहले स्कटलबर्ट से कंपनी की जमीनी हकीकत जानो, हाँ, फिर उसके मैनेजमेंट की क्वालिटी परखो। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे सिद्धांत पर, जो आज की सोच से थोड़ा अलग है। आज तो सब कहते हैं डाइवर्सिफाई करो, खतरा कम करो जी, लेकिन फिशर का मानना था सोच समझकर निवेश करो, अंधाधुंध विविधीकरण नहीं। उनकी वो लाइन, 10 अच्छी कंपनियां 100 औसत कंपनियों से बेहतर हैं। हाँ, ये उनका एक और क्रांतिकारी विचार था। मतलब जो हमें सिखाया जाता है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, फिशर उससे सहमत नहीं थे। वो विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन के खिलाफ नहीं थे, पर अंधाधुंध डाइवर्सिफिकेशन के खिलाफ थे। अच्छा, क्या मतलब हुआ अंधाधुंध? उनका मानना था कि जब कोई निवेशक जरूरत से ज्यादा स्टॉक्स में पैसा फैलाता है तो अक्सर उसके 2 कारण होते हैं। क्या? पहला, डर, उसे अपनी चुनी हुई कंपनियों पर पूरा भरोसा नहीं है, तो वो बस बहुत सारे स्टॉक्स खरीदकर खतरा कम करना चाहता है। और दूसरा, अपर्याप्त रिसर्च, उसने इतनी मेहनत ही नहीं की कि कुछ वाकई बेहतरीन कंपनियां ढूंढ सके, तो बस सब में थोड़ा थोड़ा लगा दिया।
ओके। फिशर का तर्क था कि भाई अगर आपने स्कटलबट और मैनेजमेंट एनालिसिस से 10-15 ऐसी कंपनियां ढूंढ ली जिन पर आपको पूरा यकीन है, तो फिर पैसा 50 या 100 औसत कंपनियों में क्यों बांटना? तो फोकस क्वालिटी पर क्वांटिटी पर नहीं, कुछ बेहतरीन कंपनियों में ज्यादा पैसा लगाना बेहतर है। बिल्कुल, इसे कहते हैं केंद्रित निवेश या कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग। भी कम हो जाता है। वो कैसे? सोचिए 100 स्टॉक है, एक 10 गुना हो गया तो कुल पोर्टफोलियो पर असर कितना होगा? बहुत कम। सही बात है। लेकिन अगर 10 स्टॉक हैं जिन पर आपको यकीन है और उनमें से कुछ बहुत अच्छा करते हैं, तो फायदा कहीं ज्यादा दिखेगा। लेकिन इसमें रिस्क भी तो ज्यादा है। अगर वो कुछ गिनी चुनी कंपनियां नहीं चली तो? फिशर का जवाब था कि असली रिस्क कंपनी को न जानने में है, न कि कम कंपनियों में पैसा लगाने में। अच्छा। अगर आपने गहरी रिसर्च की है, मैनेजमेंट को समझा है, इंडस्ट्री को जानते हैं, तो आप रिस्क को भी बेहतर समझते हैं। उनकी नजर में 50 अनजान कंपनियों में पैसा लगाना 10 जानी समझी कंपनियों में पैसा लगाने से ज्यादा जोखिम भरा है। ये आत्मविश्वास भरी रिसर्च का नतीजा है। ये दिलचस्प पॉइंट है। तो ये तीसरा सिद्धांत असल में पहले दो पर ही टिका है। बिल्कुल। अगर स्कुडलबट और मैनेजमेंट पे भरोसा है, तभी आप कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले सकते हैं। एकदम सही। ये तीनों अलग थलग नहीं हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। स्कुटलबट से हीरा यानी अच्छी कंपनी ढूंढो, मैनेजमेंट एनालिसिस से पक्का करो कि हीरा असली है और चमकेगा, और केंद्रित निवेश से उस हीरे पर दांव लगाओ। तो अगर हम इन तीनों को साथ देखें, स्कुडलबट, मैनेजमेंट, फोकस, केंद्रित निवेश, तो निवेशक के लिए मेन सीख क्या है? ये कैसे असाधारण मुनाफा दिलाते हैं? देखिए, मुख्य सीख ये है कि शेयर बाजार में लंबी अवधि में बड़ी सफलता के लिए सिर्फ आंकड़े काफी नहीं है। ओके। आपको जासूस की तरह सोचना होगा, स्कुटलबट, बिजनेस एनालिस्ट की तरह मैनेजमेंट को परखना होगा, और एक पक्के इरादे वाले निवेशक की तरह अपने बेस्ट आइडियाज पर टिके रहना होगा। यानी क्वांटिटेटिव से ज्यादा क्वालिटेटिव। एग्जैक्टली। फिशर का पूरा दर्शन गुणात्मक है। कंपनी की कहानी, कल्चर, लोग, भविष्य की संभावनाएं, इनको समझना। जब आप इन पर फोकस करते हैं, तभी आप वो कंपनियां पहचान पाते हैं जिनमें बाजार को हराने की क्षमता होती है। मतलब ये रास्ता आसान नहीं है, मेहनत लगेगी, धैर्य चाहिए। बिल्कुल। और शायद भीड़ से अलग चलने की हिम्मत भी। ये जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। ये धीरे धीरे पर पक्का अमीर बनो वाला तरीका है। हाँ, अगर होमवर्क सही किया हो तो। फिशर खुद अपने निवेश सालों, दशकों तक रखते थे। ये लॉन्ग टर्म गेम है। तो संक्षेप में कहें, अगली बार जब कोई निवेश के बारे में सोचे, तो सिर्फ पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स या स्टॉक प्राइस ना देखें। हाँ। रुके और पूछे इस कंपनी की असली कहानी क्या है, लॉन्ग टर्म सोच क्या है, लोग कैसे हैं, क्या इसमें कुछ खास है। बिल्कुल। फिशर के अनुसार इन्हीं सवालों के जवाब आपको सामान्य स्टॉक से असाधारण मुनाफे तक ले जा सकते हैं। सही कहा, आंकड़े जरूरी हैं, पर वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। जी, पूरी कहानी के लिए तो गहराई में उतरना ही होगा। और अब जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जब आप अगली बार किसी कंपनी को देखें, तो खुद से पूछें, क्या ये स्टॉक सिर्फ इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी इसकी हवा बनी हुई है, ये एक टेम्पररी ट्रेंड है, या फिर क्या इस कंपनी के पास एक ऐसी स्थायी कहानी, एक मजबूत नींव और एक ऐसी दूरगामी दृष्टि है जिस पर आप अगले 5, 10, 15 साल भरोसा कर सकते हैं, भले ही वो आज हेडलाइंस में ना हो। ये सवाल बिल्कुल फिशर के दर्शन के केंद्र में है। शॉर्ट टर्म शोर से परे देखकर लॉन्ग टर्म वैल्यू पहचानना। बिल्कुल। इसी विचार के साथ फिलिप फिशर के निवेश सिद्धांतों पर आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।